जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स कॉल्ड, यानी जो जल भाग यानी पानी का वह भाग जो 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ हो, स्थल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं। आपको क्या बताना है कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, किससे घिरा हुआ हो, लैंड से घिरा हो, लैंड लॉक होना चाहिए, 3 ओर से लैंड लॉक होना चाहिए और एक ओर से तो क्या होना चाहिए, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला है रिवर, दूसरा है बे, तीसरा है लेक और चौथा है सी। यानी इसको हिंदी में देखते हैं, पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है खाड़ी, तीसरा झील और चौथा सागर। आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जल का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो और एक तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। किसका है, झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या है। तो चलते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि राज्यों का वैसा समूह बताना है जो झारखंड से क्या करते हो, पड़ोस में हो, बॉर्डर साझा करता हो। तो पहला क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। इंग्लिश में भी वही होगा, इसलिए इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा जिसका देखिए नाम का इंग्लिश, तो चाहे नाम को बिहार इंग्लिश में कहिए चाहे हिंदी में कहिए, दोनों एक होता है। इसलिए ऑप्शन आपको क्या बताना है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह बताना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। मतलब झारखंड के पड़ोसी राज्य बताने हैं और कुछ नहीं करनी है। तो क्या है, पहला बिहार, मतलब ए में क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये होगा कि नहीं होगा, ये आपको पहले बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर है सी क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये है कि नहीं है, या बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य का जो समूह है वो क्या है। तो देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, बिहार पड़ता है। मान लीजिए कि कुछ ये झारखंड का मैं नक्शा बना दिया ऐसे, कुछ ऐसे ये झारखंड का क्या है, नक्शा है। ऐसे मान लीजिए झारखंड का ये नक्शा है। तो देखिए इधर क्या है, बिहार है, इधर क्या है, बिहार है, इधर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है और इधर है आपका छत्तीसगढ़। इधर कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। फिर ये वाला जो रीजन आता है, ये वाला, ये आपका उड़ीसा का आता है और इधर बगल जो है आपका क्या आता है, पश्चिम बंगाल का आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 देखिए 2 3 4 और इधर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वो 5। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही उसका मिलान जो किया गया है, मैच जो करेक्टली जो मैच किया गया है पेयर को, वो सही है कि नहीं है, वो आपको बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो थर्ड का पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि थर्ड का ऑप्शन क्या है। तो ए का हिमालय का जो नंदा देवी से लगाया गया है इसका, तो ये होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, उत्तरी मैदान, जो कि उत्तरी मैदान में खादर से रिलेटेड है कि नहीं है, मतलब उत्तरी मैदान में खादर है। खादर क्या होते हैं, मिट्टी होती है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय मरुस्थल में बरखान, ये होता है कि नहीं होता है। या प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी सरकार मतलब उत्तर का जो मैदान है उसी को हम प्रायद्वीपीय पठार समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार मतलब क्या होता है कि जैसे ये भारत है, ये क्या है भारत, तो इसके अगल बगल ये आपको जो साउथ जो इंडिया का जगह है, इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इधर जो छोटे छोटे जो पहाड़ें पाए जाती हैं उसको हम पठार कहते हैं। पठार, प्रायद्वीपीय पठार आपको समझ में आ गया। समुद्र के किनारे किनारे जो जगह होते हैं, जो पठार होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो पर्वत है वो भी अलग अलग है, लेकिन पठार भी वहाँ पर है। इसलिए भारतीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का क्या उत्तरी सरकार कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आपको बताना है। तो चलिए अब आप इसके राइट आंसर को कमेंट में जरूर फटाफट दीजिएगा। तो चलिए हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हिमालय जो होता है नंदा देवी से सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ आपको बताना था हिमालय जो नंदा देवी से सुमेलित है, ये बिल्कुल राइट है। उत्तरी मैदान में खादर मिट्टी पाई जाती है, ये बात सही है। भारतीय मरुस्थल जो बरखान से रिलेटेड है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार से रिलेटेड नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था कि ये कौन सा होगा इसका ऑप्शन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी मैं लगा दे रहा हूँ उसका टिक, डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए डी में आप यहाँ पर इस तरह से टिक लगा दीजिएगा, यानी पेनिनसुलर प्लेटियो यानी उत्तरी सरकार। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन रीजन, यानी पॉपुलेटेड रीजन बताना है, सबसे अधिक संघन जनसंख्या वाला प्रदेश बताना है। मतलब किधर साइड में, भारत के किधर साइड में जनसंख्या सर्वाधिक है, जहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हिमालय पर्वत है, या उत्तरी मैदान है, या प्रायद्वीपीय पठार है, या तो भारतीय मरुस्थल है। तो मरुस्थल में देखिए, आप पहले इसके राइट आंसर को कमेंट में दीजिएगा। इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ मैं कि हिमालय माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डिजर्ट, ये है कि नहीं है आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में देते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ये उत्तरी मैदान होगा। क्या होगा, नॉर्थर्न प्लेन हो जाएगा। यहीं पर गंगा यमुना जितने भी बहते हैं नदियाँ, ये भारत के उत्तरी मैदान में ही बहते हुए जाती हैं, इसलिए वहाँ पर पानी का स्रोत अच्छा है, कृषि भी अच्छी तरह से हो जाती है, इसीलिए उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या है, कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। क्या है क्वेश्चन, कि कथन दिया हुआ है कि गंगा नदी में हमेशा पानी बहती रहती है, प्रवाहित होती है, ये आपको कथन दिया हुआ है। अब हम लोग आगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, ताकि हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो गंगा में क्या क्वेश्चन ने कहा था कि गंगा में सालों भर पानी बहते रहती है, आपको इसका राइट आंसर को बताना था। तो चलिए देखते हैं क्या है। कारण इसका दिया हुआ है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गंगा नदी क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि गंगा में हमेशा पानी बहते रहता है, और उसका कारण क्या दिया गया, स्टेट में उसका जो रीजन दिया गया वो क्या दिया गया कि गंगा क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी के कारण बर्फ पिघलते रहते हैं, इसलिए पानी हमेशा प्राप्त होता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या कारण जो दिया गया कि सही है या गलत है, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पहले इंग्लिश में इसको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। स्टेटमेंट क्या था कि वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इन द रिवर गंगा, मतलब हमेशा पानी इसमें बहते रहती है। रीजन क्या था कि रिवर गंगा इज ए रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज एंड द रिवर गंगा रिसीव्स वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द हिमालयाज इन समर, यानी गर्मी के दिन में पानी जो बर्फ होता है पिघलते रहती है, इसलिए पानी मिलता है। इसका क्या ये सही रीजन है? अब इसके रीजन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसका हम लोग रीजन, पहला रीजन क्या देखते हैं। पहला क्या दिया कि केवल कथन सही है, जो स्टेटमेंट था वो सही है, यानी पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट सही है, यानी कारण सही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि केवल स्टेटमेंट सही है, उस कारण के बारे में नहीं कहा, इसलिए कारण को हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। ये तो आगे देखते हैं। कारण सही है, कथन गलत है। देखिए कारण और कथन दोनों गलत नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघलने से ही पानी हमेशा बहती रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो नहीं सकता। फिर उसके बाद इसका राइट आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि कारण सही है, कथन गलत है। कथन भी तो क्वेश्चन ने कहा था। उसके बाद कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों गलत नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो हिमालय की नदी में हमेशा पानी बहते रहती है। इसका कारण क्या है कि जो हिमालय से बर्फ पिघलते रहते हैं उसकी वजह से नदी में हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन विच द एरियाज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में जो रिवर का इंपोर्टेंस है वो किधर साइड में है, साउथ साइड में है कि नॉर्थ साइड में, किस क्षेत्रों में है। क्षेत्र में तो समझते होंगे। इसका यूज, नदी का यूज हम लोग सबसे अधिक कहाँ पर करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं कि क्या करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं कि नाव संचालन करने के लिए करते हैं, नाव ले जाने के लिए करते हैं, या जल विद्युत करने के लिए करते हैं, तो सभी, यानी
इरिगेशन के लिए करते हैं कि नेविगेशन के लिए करते हैं कि हाइड्रो पावर के लिए करते हैं कि ऑल ऑफ द एबोव, यानी ऊपर ऊपर दिया गया है आंसर में से, ऑप्शन में से सब। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की ओर देखते हैं। तो देखिए, भारत में नदी का यूज हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाव संचालन के लिए भी करते हैं, नाव भी चलता है। जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं हम लोग, यानी हाइड्रो पावर के लिए करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल द एबोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच सीजन बीइंग विद द अराइवल्स ऑफ मानसून इन इंडिया, यानी भारत में मानसून के आगमन के साथ साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। जैसे ही मानसून आती है इंडिया में तो कौन सी ऋतु आती है, कौन सा सीजन इंडिया में आता है। सबसे पहले क्या है, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, उसके बाद क्या है विंटर सीजन यानी शीत ऋतु, और उसके बाद है शरद ऋतु। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। तो चलिए आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिए, और मैं इधर जब मैं इस पेज को आगे बढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसका टिक को लगा दूंगा। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु आती है। जैसे ही ऋतु का प्रारंभ होती है तो इंडिया में कौन सा सीजन आती है, यानी रेनी सीजन आती है, यानी वर्षा ऋतु आती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आइए पहले मुझे यहाँ लगा देना चाहिए, ऑटोमन जो था उसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं इस तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा मैंने कर दिया है, आप छोटा भी कर सकते हैं। क्या है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर इन रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसती है, वर्षा होती है, वहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं। आप इसके राइट आंसर को आपको देना है। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। आप इसके राइट आंसर को कमेंट पे फटाफट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, नेक्स्ट क्या है थॉर्न फॉरेस्ट एंड सोप्स यानी कंटीले वन और झाड़ियाँ, और डी क्या है ऑल द एबोव यानी उपयुक्त सभी। आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी क्या हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी बरसती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होता है। तो चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कॉल, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बताना है कि क्या बोलेंगे, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कॉल्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर यानी जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन रेशियो जनसंख्या अनुपात, सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, और एज स्ट्रक्चर यानी आयु संरचना। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं, यानी लिंग अनुपात के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द बर्थ रेट, यानी निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही मीनिंग बताता है, सही अर्थ बताता है। ऑप्शन ए क्या है, नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पर ईयर पर्सन इन अ ईयर, यानी नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, क्या उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। या द नंबर ऑफ लीव एंड डेड चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत होते हैं उन बच्चों की संख्या को बोलते हैं। या द नंबर ऑफ डेड चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 पर
सन इन अ ईयर, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है उसे कहते हैं। या ऑप्शन डी क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है, जितने बच्चे प्रवासी करते हैं, आते हैं, उनको कहते हैं। तो आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिए। देखिए जन्म दर का मतलब ही होता है बच्चों का जन्म, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसलिए इस सबसे ये जो नीचे है उसको कोई मतलब ही नहीं बनता है, नीचे वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता होगा जन्म दर कहते ही किसके हैं। तो एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में प्रति 1000, यानी हर 1000 में जितने बच्चों का जन्म होता है उसी को हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हु हैज द हाईएस्ट राइट टू मेक लॉ इन एनी कंट्री, यानी किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। यानी हु हैज़ द हाईएस्ट राइट टू मेक लॉज इन एनी कंट्री, यानी किसी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको दिया जाता है, किसके पास होता है, आपको बताना है। पहला क्या है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तीसरा क्या है, पार्लियामेंट यानी संसद। और चौथा क्या है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संसद ही क्या कर सकता है, कोई कानून पारित कर सकता है। क्या कर सकता है, कोई विधेयक यानी कानून पारित कर सकता है, संसद कर सकता है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति पर ही इसको किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हेन डिड अपार्थाइड एंड इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति हुई थी उसको कब खत्म किया गया था। और जो ये साउथ अफ्रीका का जो क्वेश्चन है एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लगा लेंगे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी व्हेन डिड अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, 26 अप्रैल इन 1948, यानी 26 अप्रैल 1948 में, या 26 अप्रैल इन 1994, यानी क्या 26 अप्रैल 1994 को, या 26 जून इन 1989, यानी 26 जून 1989 में, या 26 जनवरी 1994, यानी 26 जनवरी 1994 को। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। अब चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, यानी अपार्थाइड जो कलर इनलेस था, रंग भेदी था, वो कब लागू किया गया था, तो 26 अप्रैल 1994 में ये ख़त्म कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी, जो गोरे काले का भेदभाव किया जाता था, उसको हटा दिया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हु हैज़ गिवन अ डेफिनेशन डेमोक्रेसी इज गवर्नेंस ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी थी। यानी आपको ये क्वेश्चन बताना है कि लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी जो होता है, वो किसके लिए होता है, जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए शासन है। ये किसने कहा था, इस बात को किसने कहा था। यदि हमको अगर राइट आंसर इधर मिल जाएगी तो हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप इसको पहले ऑप्शन को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन, या रूजवेल्ट, या महात्मा गांधी, या वुडरो विल्सन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में भी वैसे ही होगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी में दोनों ऐसे बोल रहा हूँ। चलिए 13 का राइट आंसर आप कमेंट में फटाफट दीजिए, मैं यहाँ पर राइट आंसर को दे देता हूँ। तो अब्राहम लिंकन ने बताया था। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जो डेमोक्रेसी होता है वो किसका होता है, जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए ही शासन है, यानी जनता ही सब चीज़ की मालिक है। इसलिए पूरा लोकतंत्र जनता को ही समर्पित कर दी गई है। ये किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने ही इस बात को कहा था कि जनता के लिए होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी संविधान सभा की पहली बैठक
कहाँ हुई, सॉरी कब हुई थी। तो चलिए इसके राइट आंसर को ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, दिसंबर 1946 या जुलाई 1946, नवंबर 1949 या दिसंबर 1949। आपको इसका राइट आंसर को कमेंट में फटाफट देना है। देखिए बोलने में कभी जब भी इधर उधर हो जा रही होगी उसके लिए माफ़ करें, इसलिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मैं वैसे बोल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक बताना है कि कब हुआ था, दिसंबर 1946 में, जुलाई 1946 में, नवंबर 1949 में, दिसंबर 1949 में, यानी दिसंबर 1946 में, जुलाई 1946 में, नवंबर 1949 में और दिसंबर 1949 में। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में इसको कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पहला ऑप्शन क्या है 541, दूसरा क्या है 543, तीसरा है 241 और चौथा है 243। 541, 543, 241 और 243 आपको राइट आंसर को कमेंट फटाफट देना है। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 543 निर्वाचित क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव के लिए बांटा गया है इंडिया को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्या है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर्स, यानी हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को दिया गया है, प्रदान किया गया है, कितना प्रदान करता है मौलिक अधिकार हमको। तो 16 क्या हो जाएगा, तो कितने फंडामेंटल राइट है आपको तो पता ही है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 पहले निकाल लेते हैं। यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो आप अपना यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव यानी निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बताना है, पार्ट बताना है। पहला क्या है, जिलाधीश यानी कलेक्टर, जिलाधीश यानी कलेक्टर, या होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव, मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्रालय का सचिव, या होम मिनिस्टर गृह मंत्री, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी होता है, या पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होते हैं। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 17 का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। होम मिनिस्टर को डायरेक्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति किसे दिया गया है, होम मिनिस्टर को दिया गया है। मतलब कोई भी काम को, राजनीतिक जो भी काम होंगे उसको लाने का काम कौन करवाएंगे, होम मिनिस्टर ही करवाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्या है, हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स एराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजन, यानी डिसीजंस यानी सरकारी निर्णयों से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, यानी जो सरकारी निर्णय से जो अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है, दो सरकारी अगर मान लीजिए संगठन है, दोनों विवाद अगर मान लीजिए उत्पन्न कर दिए तो दोनों को सुलझाएगा कौन, निपटाएगा कौन। पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट, पहला क्या है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा क्या है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तीसरा क्या है प्राइम मिनिस्टर और चौथा है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। कौन करता है तो आपको पता होगा, कोई भी विवाद का निपटारा अगर आपको करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हुज लीज पार्टी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द 1971 लोकसभा इलेक्शन, यानी किसके नेतृत्व वाली पार्टी में 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पहला ऑप्शन क्या है जयप्रकाश नारायण, दूसरा क्या है इंदिरा गांधी, तीसरा क्या है मोरारजी देसाई और तीसरा क्या है एन टी रामाराव। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, मतलब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था 1971 के लोकसभा चुनाव के पार्टी में दिया था। तो चलिए देखते हैं किस पार्टी ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। अब हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा 1971, क्योंकि 1971 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी ही थी। 1971 में ही आपको पता होगा
कि बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान से क्या हुआ था, अलग हुआ था। पाकिस्तानियों को मतलब इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की मतलब जब गवर्नमेंट थी उसी समय जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। इंडियन आर्मी ने मतलब जीत हासिल कराई थी, बहुत हेल्प कराए थे बांग्लादेश को। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको हम लोग देखते हैं फटाफट। तो क्या है, हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमुख यानी मेन जो मिनिस्टर होता है, मास्टर होता है, हेड, वो कौन होता है। तो क्या है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर, तीसरा है प्राइम मिनिस्टर और चौथा है चीफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो केंद्र सरकार यानी जो हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ही मेन हेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ लैंड इन अ ईयर कॉल्ड, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है। यानी एक ही साल में एक ही भूमि पर अगर एक से ज़्यादा अगर हम लोग फसल रोपेंगे तो उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, ये बताना है। तो उसको देखते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल, दूसरा क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यानी बहुविधि फसल प्रणाली, तीसरा क्या है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, तीसरा क्या है चौथा है रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुविधि फसल प्रणाली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगी। एक समय मतलब एक ही साल में एक ही जमीन पर अगर अलग अलग हम लोग खेती करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे, यानी बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। एक ही जमीन पर वो एक ही वर्ष में एक ही जमीन पर हम लोग फसल जब रोपते हैं तो उसी को हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पालमपुर, यानी पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, नियरली 1/3 ऑफ द 400 फैमिलीज इन पालमपुर डू नॉट हैव एंड फॉर फार्मिंग, यानी पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 यानी 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि 450 परिवार में लगभग 1/3 के पास क्या है, अपनी भूमि नहीं है खेती करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डेयरी फार्मिंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। या पालमपुर इज नॉट वेल कनेक्टेड टू द नियर बाई विलेज एंड टाउन, यानी पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट इन पालमपुर, यानी पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इसकी राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिएगा। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नियरली 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज इन पालमपुर डू नॉट हैव एंड फॉर फार्मिंग, यानी उनके पास अपनी जमीन नहीं है, यानी मतलब 100 में से 33% के पास, तो 100 में से कितने परसेंट के पास, 33% के पास अपनी भूमि नहीं है, यानी 33 नहीं 66% के पास अपनी भूमि नहीं है खेती करने के लिए, यानी 1/3 नहीं है भूमि, 1/3 भूमि, 1/3 इन लोग के पास अपनी भूमि है ही नहीं, यानी 1/3 जो भूमि है इन लोग के पास अपनी भूमि नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अग्रसर होते हैं, 23 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो 23 कहता है, वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं कि ऑन व्हाट डिड कंट्रीज लाइक जापान इन्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, यानी जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया था, किस चीज़ पर अपना जो इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, किस चीज़ पर किया था अपने देश को बढ़ाने के लिए। पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा पर किया था, या
इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पर किया था, या इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर खेती पर किया था, कि इन्वेस्टमेंट ऑन माइनिंग यानी खनन पर, खदानोदन पर किया था। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन पर ज़्यादा दिया था, यानी एजुकेशन पर डेवलप करने के लिए उनका कहना था कि अगर देश शिक्षित रहेगा, देश क्या रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, लोग क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे, लोग क्या करने लगेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करने लगेंगे वहाँ के लोग। यानी अगर लोग शिक्षित रहेंगे, क्या रहेंगे, लोग शिक्षित रहेंगे, तो वहाँ के लोग क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्राफ इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ए हो जाएगा, यानी 23 का राइट आंसर ए हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर अग्रसर होते हैं। 24 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द एक्टिविटीज ऑफ टेरिटरी सेक्टर, यानी टर्सियरी सेक्टर, सॉरी टेरिटरी कह रहे हैं, टर्सियरी सेक्टर, यानी इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते, थर्ड जो सेक्टर के क्रियाकलाप होते हैं उसमें नहीं आते हैं। तो पहला क्या है उसको देख लेते हैं 24 में। ऑप्शन क्या है, बैंकिंग, पहला क्या है बैंकिंग, दूसरा है शिक्षा, खनन और पर्यटन, यानी बैंकिंग, एजुकेशन, माइनिंग और टूरिज्म। तो देखिए थर्ड क्षेत्र में कौन नहीं आता है ये देख लेते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो खनन क्षेत्र होता है ये कौन सा क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा। खनन क्या हो जाएगा, खनन जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न कि थर्ड में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होता है कि विच स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, यानी भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई है। क्या किया, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति कराना है अटेंडेंस करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कि लोग बच्चे ज़्यादा स्कूल कैसे आएंगे, उसके लिए कौन सी योजना लागू किया है, लाया है, ये बताना है आपको। पहला क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा क्या है, सेतु पाठ्यक्रम, तीसरा क्या है, स्कूल लॉटो शिविर, और दोपहर के मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन की योजना। तो आपको बताना है कि 25 का राइट आंसर क्या होगा और इसके राइट आंसर को आप फटाफट क्या करेंगे, कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोपहर भोजना यानी मिड डे मील की भोजना उसने लाया है, ताकि बच्चे क्या करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का जो होता है अच्छी तरह से उन लोगों का पोषाहार उपयोग नहीं हो पाता है, जब खाने के ही लाले पड़े रहते हैं तो स्कूल कैसे आएंगे, इसलिए दोपहर के भोजन की योजना गवर्नमेंट ने दिया है, जिसकी वजह से बच्चे अधिक मात्रा में स्कूल जरूर आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफॉर्म्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन्स टू द रिड्यूस पॉवर्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है, मतलब फिर से ठीक ठाक किया है, जिसकी वजह से निर्धनता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, उसको किस राज्य ने मतलब प्रयास किया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला क्या है, पंजाब एवं हरियाणा, दूसरा क्या है, केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, और डी क्या है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको राइट आंसर को देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया है कि जो हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली होते हैं उसमें बहुत बड़ा सुझाव दिया है, मतलब बताया है कि किस तरह से आप कीजिएगा, सुधार किया है कि आप किस तरह से रखिएगा कि प्रति व्यक्ति में निर्धनता की कमी हो जाएगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको किस तरह से काम करना चाहिए, वो सभी व्यवस्था के बारे में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ये दिया है, ये दोनों राज्यों में भी लागू है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है।
तो क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विथ एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ही विल बी इंसिएटेड टू डेली इन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते को हकदार होगा। मतलब अगर उसको 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा, दैनिक भत्ता उसको देना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर अगर नहीं कराइएगा तो ये देखते हैं कि किस योजना के अंतर्गत, किस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको दिया गया है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। नेक्स्ट क्या है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड फंड यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना या कोष। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना के अंतर्गत है। तो आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 28। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है। मतलब जो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति कैलोरी यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो कितना होगा। कैलोरी मतलब समझते होंगे, कैलोरी मतलब एनर्जी का एक यूनिट होता है कैलोरी। तो कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है इंडिया में। तो 28 के जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2400 कैलोरी, 1400 कैलोरी, 2500 कैलोरी या 3400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैलोरी कंज्यूम करते हैं। तो देखते हैं इसके राइट आंसर को। 2400 कैलोरी के बारे में कहा गया कि 2400 कैलोरी कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृति की गई है। कितने लोग वहां के कैलोरी कंज्यूम कर लेते होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, यहाँ पर आप में इसका 24 लगा लीजिएगा, यहाँ पर मैं लगाया नहीं हूँ इंग्लिश में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। यानी थ्रू विच द बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस प्रोस्यूड बाय द गवर्नमेंट इज मेड। यानी किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम यानी नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, या होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसी के अंतर्गत स्टॉक बनाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही गेहूं, चावल, जितने भी अनाज है उसका बफर स्टॉक रखा जाता है, बनाया जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट द लोअर प्राइस दैन द मार्केट, व्हाट इज द प्राइस कॉल्ड। यानी सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं। यानी सरकार जो समाज के गरीब वर्गों के बीच बाजार से कम कीमत पर अनाज को बेच सकता है लोग, मतलब गरीब लोग ले जा करके बाजार में अनाज को बेच सकते हैं कम कीमत। अनाज का मतलब गरीबों के बीच बाजारों में क्या करते हैं, गरीब वर्गों में बाजारों से कम कीमत पर, मतलब पहले क्या करती है कि गवर्नमेंट चावल को खरीदती है और बाजार से कम कीमत पर हमें मुहैया कराती है, मतलब कम कीमत पर हमको देती है। तो उस कीमत को हम लोग क्या कहते हैं। फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि बाजार में अगर 30 रुपये किलो अगर चावल है, 30 रुपये किलो चावल है, तो गवर्नमेंट हमको क्या करती है कि सपोज कीजिए ऐसी बात होनी चाहिए, मतलब उससे भी कम हो सकते कि 5 रुपये किलो अगर चावल प्रोवाइड करा रही है, मुहैया करा रही है, तो उस कीमत को क्या कहेंगे। जो बाजार से गवर्नमेंट जो कीमत देती है हमें, उस कीमत को हम क्या कहते हैं। तो उस कीमत को हम लोग क्या कहते हैं तो निर्गम कीमत कहते हैं, यानी इशू प्राइस कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, यानी न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं, या मार्केट प्राइस कहते हैं, बाजार कीमत कहते हैं, या राशन कार्ड प्राइस कहते हैं, यानी राशन कार्ड कीमत कहते हैं। तो आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो देखिए उसको निर्गत कीमत के नाम से जाना जाता है, इशू प्राइस के नाम से जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इशू कर देती है कि
₹30 किलो अगर चावल है तो ₹5 किलो गरीबों को देना है, तो ₹5 इशू प्राइस इसका हो जाएगा। ये तो आपका मार्केट प्राइस रहेगा, अभी भी मार्केट प्राइस रहेगा, लेकिन ये इशू प्राइस हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर अग्रसर होते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार बताना है। माने ई वाला जो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ना, इसको किसने लिखा, सीधी बात है, इसको किसने लिखा, इसको क्या किया, इसको किसने लिखा ये आपको बताना है, इसको किसने लिखा इसको आपको बताना है, ज़्यादा टेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 31 का क्या है, मॉन्टेस्क्यू। 31 क्या है, माउंटेन्स्क्यू, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसने लिखा थी ये आपको बताना है। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, माउंटेस्क्यू। दूसरा क्या है, एंजल्स। दूसरा क्या है, एंजल्स है। दूसरा क्या है, एंजल्स, थोड़ा काम नहीं करती है कभी कभी। दूसरा है एंजल्स। नेक्स्ट है रूसो को रूसो प्लेटो। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो चलिए आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिएगा, हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओके ए हो जाएगा, माउंटेस्क्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उधर ए मतलब मेरे दूसरे पेज में थे, इसको चलिए मैं यहाँ लगा भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो का, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा कि कौन सा लगाए हैं, इसलिए मेरा भी काम है लगा देना। तो देखिए यहाँ पर इसकी राइट आंसर माउंटेस्क्यू आप हिंदी में भी लगा दीजिएगा इस तरह से। तो चलिए हम लोग माउंटेस्क्यू देखा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब को किसने लिखा था, माउंटेस्क्यू ने लिखा था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अग्रसर होते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि हु रूल्ड फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस किसका शासन था, यानी फ्रांस पर किसका राज्य चलता था, शासन चलता था। फिर से समझ लीजिए, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उस समय किसका शासन चल रहा था, वहाँ के राजा कौन था, सीधा सीधी ये बात करना है। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के राजा या जो मेन रूलर थे वे कौन थे उनको बताना है। तो चलिए पहला क्या है, मुसोलिनी, यानी बेनिटो मुसोलिनी पूरा नाम था। सॉरी पूरा नाम नहीं बताना है आपको, तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना इसलिए बताना नहीं। बी क्या है, नेपोलियन। सी क्या है, लुई 16 और डी क्या है, लुई 12। तो आपको बताना है कि उसमें यहाँ का राजा कौन था। देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, फ्रांस के क्रांति के समय कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1784 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1784 ईस्वी में हुई थी। इसलिए वहाँ पर लुई 16वां उस समय राजा था, लुई 12 नहीं था। कौन था, लुई 16वां उस समय का राजा था जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, तो लुई 16 वहाँ उस समय का राजा था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर अग्रसर होते हैं। तो 33 क्या है, नवंबर के अपराधी कौन थे, यानी हु वर द प्रीपरेटर्स ऑफ नवंबर के अपराधी कौन थे। पहला है प्रो इम्पेरर, यानी सम्राट समर्थक, जो सम्राट को समर्थन देते थे। दूसरा है हिटलर सपोर्टर, यानी हिटलर का समर्थक। सी क्या है, सपोर्टर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर गणराज्य के समर्थक। या लुईस 12 था। तो आपको इसके राइट आंसर कमेंट में फटाफट दे देना है। तो चलिए 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर गणराज्य। नवंबर के अपराधी कौन थे, वाइमर गणराज्य। आपको पता होगा क्वेश्चन भी आता है कि जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो वाइमर गणराज्य से बहुत सारा क्वेश्चन आता था कि वाइमर गणराज्य के सामने कौन सी समस्या थी, ये सब उसमें आया करता था, अब तो आते ही नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि क्या किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। माने एक समुदाय को एक, जैसे ये समुदाय है और एक ये समुदाय है, जैसे ये गदाहवा समुदाय है। कौन सा समुदाय है, गदाहवा समुदाय है, ये गदाहवा समुदाय है मान लीजिए, और ये है आदमी समुदाय, मान लीजिए आदमी समुदाय है। तो ये गदाहवा समुदाय को आदमी समुदाय से अलग करने की जो कला होगी, अलग रखना क्या कहलाएगा वो आपको बताना है। क्या बताना है, क्या मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखने की विधि को क्या कहते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, घेटो है। या आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या था, घेटो था। दूसरा क्या था, शिविर था, यानी घेटो शिविर को कैंप कहते हैं। फिर क्या था, संलाप गृह, यानी
कन्वर्सेशन हाउस या युद्ध गृह यानी वार हाउस। आपको बताना है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखने की विधि बतानी है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग घेटों के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? घेटों के नाम से जानते हैं कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय में अगर हमको करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घेटों कहेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वो डी जैसा दिख रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ पर ए लिख दिया, उसमें आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हु वाज द चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। ध्यान से फिर से सुनिए, हु वाज द चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। आपको बताना है पहला ऑप्शन क्या है? फोस्टर, दूसरा क्या है? रंगनाथ, थर्ड क्या है? ब्रैंडिस और डी क्या है? क्लार्क। तो आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? क्लार्क। क्लार्क ही वन महानिदेशक था, यानी चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन था? क्लार्क को ही पहला था ना, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो क्लार्क था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। तो बाय व्हाट अदर नेम इज झूम फार्मिंग नोन, यानी झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी झूम की खेती जो की जाती है उसको एक और किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी झूम की खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आप चलिए अब हम लोग इसको पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है घुमंतु खेती, पहला क्या है? घुमंतु खेती। दूसरा है यानी घुमंतु खेती को हम लोग कहते हैं नोमैडिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्या है? हिल फार्मिंग यानी पहाड़ी खेती। फिर है सस्टेनेबल फार्मिंग यानी अस्थाई खेती। और नेक्स्ट है ट्रेसेड फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती। आप इसके राइट आंसर को बताना है कि झूम की खेती को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, तब तक आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। घुमंतु खेती कहते हैं, नोमैडिक खेती के नाम से इसे जाना जाता है। झूम की खेती को हम लोग नोमैडिक खेती कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि 37 क्या है। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी ये हमको बताना है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो पहला 1857। नेक्स्ट हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं, वन सेवा को देखना है कि आगे क्या था। आगे क्या है? 1864 यानी वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी कि 1864 में हुई थी कि 1874 में हुई थी कि 1854 में हुई थी। यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश, यानी भारतीय वन सेवा की स्थापना बताना है। भारतीय वन सेवा, ध्यान से क्वेश्चन याद रखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए 37 के राइट आंसर की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये लग गया था। तो 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर अग्रसर होंगे और देखेंगे 38 क्या है। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 38 में देखिए। तो फ्रांस की क्रांति पहला ऑप्शन है 1789 यानी 1789, 1786, 1784 और 1700 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग रट ही गए होंगे, मुझे तो पूरी आप लोग को भरोसा है, पूरी तरह से रट गए होंगे। फिर मैं एक बार इसको बता देता हूँ। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 38 का ए हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि 39 क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 39 क्या कहता है कि व्हेन डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी व्हेन डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1879, दूसरा 1871, तीसरा क्या 1869 और चौथा 1854। आपको इसका राइट आंसर कमेंट में देना है। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं, तब तक आप इसके कमेंट में देते रहिएगा। तो 39 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी भारतीय जनजाति अधिनियम यानी अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? 1871 ईस्वी में
पारित किया गया था। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका लास्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा लिया है। तो देखिए इसके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि रूस की क्रांति कब हुई थी। एक पूछा था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और रूस की क्रांति कब हुई थी, डेट पूछा है। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, पहला ऑप्शन है 1917, पहला ऑप्शन क्या है 1917। दूसरा क्या है उसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेना जरूरी है। पहला ऑप्शन क्या है 1917, दूसरा है 1921, तीसरा है 1922 और चौथा क्या है 1924। यानी 1917, 1921, 1922 और 1924। आपको इसके राइट आंसर कमेंट में फटाफट देना है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दैट ये जो सैम्पल पेपर का जो मैंने सोल्व किया है ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और बीच बीच में मैं कभी कभी रुक जा रहा हूँ बोलते बोलते, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर धकबका गया था। चलिए फिर भी इससे कोई बात नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।